गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एल्काइन का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की भी हमने बात की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। ठीक है ना। एल्काइन की जो रासायनिक गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं, एल्काइन कैसी केमिकल रिएक्शंस शो करता है, ये हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिस्ट बना दिया था कि एल्काइन की कौन कौन सी रिएक्शन हमें डील करना है, तो उसकी सीक्वेंस में सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्कीन की रिएक्शन एक बार जो होती है वही सेम रिएक्शन एल्काइन पे दो बार चलती है। जो रिएक्शन एल्कीन पे एक बार हो रही होती है वही एडिशन एल्काइन पे दो बार होता है, क्योंकि एल्कीन में केवल एक ही पाई बॉन्ड होता है जबकि एल्काइन के केस में दो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। तो एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है और एल्काइन में दो पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड होने की वजह से हम कहते हैं कि वहां पे एडिशन जो होता है वो दो बार होता है। एल्कीन पे जो रिएक्शन होती है वही सेम रिएक्शन हमें एल्काइन पे पढ़नी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन भी बता दिया था, कौन कौन सी रिएक्शन हम डील करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX में देखें, हम इसका मैकेनिज्म आपको मैं नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म आपको ध्यान भी नहीं रखना है एल्काइन के केस में। ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम पॉइंट सीखेंगे और रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहे आप मेरे साथ। सबसे पहले आप एल्काइन के लिए देखें कि अगर इस तरह का कोई एल्काइन लिया जाए C ट्रिपल बॉन्ड देन CH और इसकी रिएक्शन HX से करवाई जाए CCl4 की उपस्थिति में, तो जो मार्कोनिकोव रूल वहां लगता था वही मार्कोनिकोव रूल यहां भी लगेगा। यहां पे सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। और जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, उस केस में आप यहां देखें कि फिर जो X माइनस है वो फास्ट स्टेट में टेक कर जाएगा, और जो X माइनस का टेक होगा उसके बाद में जो कंपाउंड बनने वाला है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक बार X माइनस नहीं जाने वाला, यहाँ पे दो बार X माइनस आने वाला, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड दो है। तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा, एक X माइनस आएगा, फिर से दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर से नया कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर से दूसरा X माइनस आने वाला। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और हम कहेंगे कि यहाँ पे जो H प्लस और जो X माइनस होता है, तो यहाँ पे जो X माइनस है वो नेगेटिव पार्ट जो होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, तो ये यहाँ पे जाएगा। लेकिन आपको तो मालूम है कि एक एडिशन नहीं होना, ये दो एडिशन होना है, और इस पे एक हाइड्रोजन नहीं जाना है, इस पे दो हाइड्रोजन जाना है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C। क्या यहाँ पे दो हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे बन चुका है CH3। तो इस तरह से एल्काइन में HX का एडिशन किया जा सकता है। अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड देन CH, और हम कहें कि इसकी रिएक्शन HCl से करवाना है, CCl4 की उपस्थिति है, ये एक सॉल्वेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 देन CCl2 और CH3, बीच वाले कार्बन पे दो Cl ग्रुप कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 आप देखें, नंबर 2 है एडिशन ऑफ H2। तो एडिशन ऑफ जो H2O है, एडिशन ऑफ H2O जो होता है ना, उसमें क्या होता है, तीन तरह के एडिशन में पढ़ना है। सबसे पहले मतलब तीन टाइप है H2O को ऐड करने के लिए किसी एल्काइन के। सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का जो रिएजेंट होता है एल्काइन के लिए वो क्या होता है साहब, एल्काइन के लिए रिएजेंट होता है डाइल्यूट H2SO4, या इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट HgSO4, या इसके लिए हम बोलते हैं कि H2O/H+, इस तरह का रिएजेंट भी हो सकता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। या इसके लिए हम डायरेक्ट भी बोलते हैं कि H3O+ भी हो सकता है। ठीक है ना। मैकेनिज्म पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। तो एग्जांपल से देखें,
बस इतना याद रखिए कि जो रिएक्शन एल्कीन पे एक बार चल रही थी वो रिएक्शन एल्काइन पे 2 बार चलती है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड देन CH और इसकी रिएक्शन जब H2H+ से करवाते हैं या फिर डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से, तो जो रिएक्शन एल्कीन पे एक बार होती थी और उसमें मार्कोनिकोव रूल भी लगता था कि OH- उस कार्बन पे जाता था जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम हुआ करती थी, तो यहां भी वही होगा। लेकिन यहां पे आप देखें कि एक OH नहीं जाने वाला, यहां पे कितने OH ग्रुप जाने वाले हैं? 2 OH ग्रुप जाने वाले। तो जहां पे एक OH का एडिशन हो रहा था उस केस में यहां पे 2 OH का एडिशन होगा और यहां पे हो जाएगा OH और OH। यहां पे 2 OH चले गए हैं और फाइनली लास्ट वाले कार्बन पे 2 H चले गए हैं और इस तरह का एक कंपाउंड बना है और ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। सर क्यों अनस्टेबल होता है? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल आप ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि जब भी एक ही कार्बन पे 2 OH आते हैं ना तो जनरली अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पे 2 OH जनरली अनस्टेबल होते हैं और जैसे ही ऐसी सिचुएशन बनती है तो तुरंत यहां से H2 लीव कर जाता है और H2 लीव करने के बाद में यहां से OH और H2 लीव कर गया और एक ऑक्सीजन बच गया जो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है एल्काइन का, हाइड्रेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट इस सवाल में, तो आंसर होगा एसीटोन। इट इज एसीटोन। तो ध्यान रखें कि जब भी किसी रिएक्शन में एक कार्बन पे 2 OH आपके पास कभी बन रहे हो तो वहां से H2 निकाल के डबल बॉन्ड O बना देगा। ठीक है ना, H2 वहां से लीव कर जाता है, H2 वहां से आउट हो जाता है। ठीक है ना, आप चाहो तो ये नॉट लिख भी लेना, ये नॉट लिख ले क्या कि जब भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं, जब भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं तो ये सिचुएशन जो होती है ना एक कार्बन पे 2 OH वाली, तो ये सिचुएशन बड़ी हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होती है, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होती है और यहां से तुरंत ही H2 ग्रुप आउट हो जाता है और H2 आउट होने के बाद में ये बन जाता है कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों कार्बनों पे फ्री वैलेंसी के दोनों कार्बनों पे अगर कार्बन या एल्काइल ग्रुप उपस्थित है, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, फिनाइल हो गया, अगर उस दोनों फ्री वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप अवेलेबल है तो वो कीटोन बन जाता है। याद है, C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन लगा तो कीटोन बन गया, एक तरफ हाइड्रोजन लगा तो एक तरफ कार्बन लगा तो एल्डिहाइड बन गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा तो भी एल्डिहाइड होता है, वो एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है, तो वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है और इस एल्डिहाइड कीटोन को कॉमन में बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। 12th में अपना चैप्टर भी रहेगा। ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप एंड इट्स मतलब कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, ये टॉपिक अपना रहेगा पूरा, उसमें डिटेल से एल्डिहाइड और कीटोन की स्टडी आपको करनी है। फिलहाल हम इतना डिटेल में एल्डिहाइड कीटोन के बारे में नहीं जा रहे, अभी हम इतना सीख रहे हैं कि एक ही कार्बन में जब 2 OH होते हैं तो यह अनस्टेबल सिचुएशन होती है और तुरंत यहां से H2 उड़ा के कार्बोनिल ग्रुप में या कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन में उसको कन्वर्ट कर देना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी ग्रुप जो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप रखते हैं, सभी कंपाउंड जो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप रखते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप रखते हैं और वे स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें भाई इस चीज का, वो हम डिटेल में 12th में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हाइड्रेट है जो स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लो। आप मुझे बताना कि क्या आप एक ही OH पे 2 OH वाले में एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप में ले लो, आपको उसका स्टेबल प्रोडक्ट बताऊं जो अनस्टेबल सिचुएशन रहेगी उससे। चलो बताना, अगर मैं कहूं कि CH3 CH यहां भी OH और यहां भी OH, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, बताओ ये H2 लीव करने के बाद में किस नए कंपाउंड में कन्वर्ट होने वाला है, किस कार्बोनिल कंपाउंड में ये बदलने वाला है, एल्डिहाइड में या कीटोन में। तो अगर बीच वाले कार्बन पे 2 OH होते हैं, बीच वाले पे तब तो वो कीटोन में जाता है, लास्ट वाले पे 2 OH होते हैं तो एल्डिहाइड में जाता है। तो यहां से H2 बाहर हो गया और H2 बाहर होने के बाद में जो बनेगा तो वो बन जाएगा CH3 then CH4। ठीक है, एल्डिहाइड बना। ऐसे ही इसमें बता, अगर मैं आपसे कहूं कि CH3
C और यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, देन यहाँ CH3। चलो बताओ इसका स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका स्टेबल प्रोडक्ट होगा CH3, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, ये कीटोन ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल एल्काइन के हाइड्रेशन का, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल उसका करता है, मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, आप जरा मुझे बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड, प्लीज करेक्ट इट, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है इसको, C ट्रिपल बॉन्ड और C सिंगल बॉन्ड, CH2 देन CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवाना है डाइल्यूट HgSO4, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HgSO4 से करवाना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप देखिए कि हमने कहा था कि जो मार्कोनिकोव रूल होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, उस कार्बन पे नेगेटिव हिस्सा अटैक करता है जिस पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, जिस पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उसी पे वहां पे OH- या नेगेटिव पार्ट अटैक करता है। लेकिन आप देखें यहाँ पे दोनों केसेस में हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, दोनों के पास हाइड्रोजन कुछ ही नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि जहां पे सर्वाधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा, जहां पे सर्वाधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा, वहीं पे हम कहेंगे कि जो H2O से OH निकलेगा वो वहीं पे जाके जुड़े। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? किस केस में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है? तो देखें यहाँ पे जब पॉजिटिव बनाओगे तो इधर से 2 अल्फा H का एडवांटेज है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे तो यहाँ से 3 अल्फा H का एडवांटेज है, ठीक है। तो 3 अल्फा जहां मिल रहा है उधर पॉजिटिव बनेगा, मींस वहां पे H2 अटैक करेगा तो OH ग्रुप कनेक्ट होगा। तो इस कार्बन पे OH आएगा और इस कार्बन पे H आएगा। क्यों OH आएगा? क्योंकि नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पे आएगा जिस कार्बन पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा वो ज्यादा स्थायी है इसकी तुलना में। क्यों ये ज्यादा स्थायी है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक OH नहीं आने वाला, यहाँ पे कितने OH आएंगे? 2 OH आएंगे, क्योंकि आपको तो मालूम है कि एल्काइन की रिएक्शन एक बार नहीं चलती, एल्काइन की रिएक्शन 2 बार चलती है। एल्कीन में एक बार एडिशन करवाते थे तो यहाँ पे 2 OH आ गए और यहाँ पे 2 H आ गए, और ये हो जाएगा देन CH2 CH3। क्या ये कंपाउंड स्टेबल हो? क्या एक कार्बन पे 2 OH का स्टेबिलिटी होता है? नहीं होता साहब। तो तुरंत ही यहाँ से H2 ग्रुप क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा, और H2 ग्रुप लीव करने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2 और CH3, इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या था साहब? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के बाद में जो सेकंड एडिशन था H2O में वो था ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये क्या होता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन क्या होता है साहब? इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया था? OMDM। चलो देखो, OMDM में भी सेम रिएक्शन होनी। अगर मैं कहूं कि कोई एल्काइन है, ठीक है, और एल्काइन की रिएक्शन, अगर OMDM का रिएजेंट ले तो रिएजेंट क्या होता था साहब इसका? बोलो। OMDM का जो रिएजेंट होता था वो होता था HgOAC2 in THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, HgOAC2 in टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और सेकंड होता था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, देन H3O या H2, ठीक है ना। याद करो यहाँ भी कार्बोकैटायन मतलब रीअरेंजमेंट जैसा सीन नहीं था, ठीक है ना। साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता था, साइक्लिक होता था, लेकिन वो Hg पे प्लस आता था ना कि कार्बन पे प्लस आता था। हम कहते थे कि यार रीअरेंजमेंट जैसा सीन नहीं है, लेकिन होता तो मार्कोनिकोव रूल ही है ना। याद है क्या आपको? इस एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बनता था, रीअरेंजमेंट भी होता था, मार्कोनिकोव रूल भी लगता है। लेकिन इसके केस में केवल मार्कोनिकोव रूल लगेगा, रीअरेंजमेंट जैसा सीन कोई नहीं होता है। तो हम कहेंगे मार्कोनिकोव नियम के अनुसार इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या क्या होती है बोलो? कम होती है। तो जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है वहां पे 2 OH आ जाएंगे, और ये अनस्टेबल सिचुएशन है, H2 बाहर हो जाएगा, और H2 बाहर होकर के ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O देन CH3, ठीक है। तो इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था साहब? तीसरा पॉइंट था
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था? HBO, ठीक है ना। व्हाट इज HBO? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है साहब? इसका रिएजेंट बता दो पहले। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो होता है B2H6 NTHF। अच्छा, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज जो होता है ना वो BH3 होता है, BH3 NTHF, ऐसे भी लिखा हो सकता है, बात एक ही है, ठीक है ना। ये नंबर 1। नंबर 2 का रिएजेंट क्या था? H2O2OH माइनस, H2O2OH माइनस। अच्छा, इसमें क्या होता था? एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता था, याद है क्या आपको? तो अगर इसमें किसी एल्काइन की रिएक्शन अगर हम कहें कि B2H6 NTHF, ठीक है, और H2O2OH माइनस, इससे करें तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है उस कार्बन पे OH आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि एक OH नहीं आएगा साहब। कितने OH आएंगे? 2 OH आएंगे। एक ही कार्बन पे 2 OH बन गया जो कि स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल सिचुएशन होती है, ये भी अनस्टेबल सिचुएशन, ठीक है। और अब यहाँ पे H2 लीक कर जाएगा और H2 के आउट होने के बाद में जो नया कंपाउंड बनने वाला है ये बन जाएगा एल्डिहाइड, क्योंकि टर्मिनल कार्बन में 2 OH। अगर बीच वाले कार्बन में 2 OH होते हैं तो कीटोन बनता है, और लास्ट वाले कार्बन में 2 OH होते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। चलो, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक में ये रूल है कि जो अनस्टेबल सिचुएशन की चीजें होती है ना उनको ऐसे ब्रैकेट्स में बना के लिखा जाता है, ठीक है। जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, उसको क्लोज्ड ब्रैकेट में बंद किया जाता है, मतलब ब्रैकेट में रखना होता है। हालांकि जो इंटरमीडिएट होता है ना, रूल तो ये कि इंटरमीडिएट को भी ब्रैकेट में आप रखें, ठीक है ना। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इवन TS ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हालांकि अगर आपने उसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया तो भी वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। चलो भाई एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप देखें कि CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करना है आपने HgOAC2 NTHF, देन NaBH4 और हाइड्रोलाइसिस। बताओ भैया क्या बनेगा? मार्कोनिकोव के हिसाब से बीच वाले कार्बन पे 2 H आएंगे, अनस्टेबल हो गया, H2 को उड़ा के एसीटोन बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा एसीटोन। एक और बताना, अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से करते, B2H6 NTHF, देन H2O2OH माइनस, तो क्या बनता सर? तो यहाँ लास्ट वाले कार्बन पे 2 OH आता है, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया जाता है और ये सिचुएशन बड़ी अनस्टेबल होती है, इसलिए यहाँ से तुरंत ही H2 आउट हो जाएगा और H2 आउट होके यहाँ पे बन जाएगा CH3 और CH2 और CH4, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। तो ये आपकी रिएक्शंस देखी, 4 एडिशन हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 पढ़े। अब हम एडिशन ऑफ H2 में हमने कौन कौन से पढ़े साहब? एडिशन ऑफ H2 में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हो गया, ठीक है ना, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाकी जो 2 बचे हुए हैं, एडिशन ऑफ H2 और एडिशन ऑफ HX, ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में एल्काइन पढ़ रहे थे और एल्काइन के टॉपिक में आपने देखा था कि हमने एडिशन ऑफ HX पढ़ लिया था और एडिशन ऑफ H2 हमने कंप्लीट कर लिया था। एडिशन ऑफ H2 में 3 मेथड मैंने बताए थे, एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का हो गया, ठीक है ना, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब हम तीसरी रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ H2, ठीक है। सो स्टार्ट थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन ऑफ H2। बड़ा ही सिंपल है, आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। वही सेम मैंने आपको बताया था कि एल्कीन पे जो रिएक्शन एक बार चल रही होती है ना, वही रिएक्शन एल्काइन पे 2 बार चलती है।
क्योंकि एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है तो एल्काइन में दो पाई बॉन्ड होता है। तो आपको केवल इतना क्लियर करना है कि एल्कीन पे अगर कोई एडिशन एक बार हो रहा था तो एल्काइन पे वही एडिशन दो बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ H2 में देखिए, अगर मान लो इस तरह का कंपाउंड है एसिटिलीन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाया है Cl2 से, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता था तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बनों पे, डबल बॉन्डेड कार्बनों पे एक एक Cl ग्रुप कनेक्ट हो जाता था एंटी एडिशन के थ्रू। लेकिन इस बार कितने पाई बॉन्ड है? इस बार दो पाई बॉन्ड है, तो दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ना है और इस बार एक एक Cl की जगह कितने से Cl लगाना पड़ेगा? दो दो Cl लगाना पड़ेगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा CH, देन CH, और यहाँ भी कितने Cl आ गए? दो Cl आ गए, और यहाँ भी कितने Cl आ गए? यहाँ भी दो Cl आ गए। तो कुछ नहीं करना, ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है उनको तोड़ना है और ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन अवेलेबल होते हैं अपने पास में, उन कार्बनों के पास में आप क्या जोड़ दे? क्लोरीन एटम जोड़ दे। लेकिन ध्यान रखें, अगर डबल बॉन्ड था तो एक एक Cl ऐड हुआ था, और ट्रिपल बॉन्ड है तो दो दो Cl ऐड होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखें, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल इस तरह का ले लूं कि CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करवाना है Cl2 से, बोलो भाई क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है ना, और CH, यहाँ भी कितने Cl आ गए? दो Cl आ गए। आई एम सॉरी, प्लीज करेक्ट इट, आई मेड मिस्टेक, इसकी वैलेंसी आप ठीक कर लें, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, ठीक है ना, पता चले 5 वैलेंसी हो जाएगी वरना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, और यहाँ पे कितने Cl हो गए? यहाँ पे दो Cl हो गए, ठीक। लास्ट एडिशन कौन सा था? लास्ट एडिशन था एडिशन ऑफ HOX। HOX को आप H2O प्लस X2 भी लिख सकते हो, क्योंकि H2O प्लस X2 से ही HOX बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है? इसमें भी आपने सेम प्रोसीजर करना है कि अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है, मींस कोई एल्काइन है और उसकी रिएक्शन आपने HOX से करवाया है, ठीक है ना, तो आपको पता है ये किस तरह से ब्रेक होता है। डायरेक्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि OH माइनस की फॉर्म में जाता है और X जो है वो प्लस की फॉर्म में जाता है। तो क्या करना होता है आपको कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, एक कार्बन पे एक OH जाएगा और दूसरे वाले ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन एटम जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार एक एक एटम नहीं जाने वाले, इनके एक एक स्पीशीज अटैक नहीं करने वाले, ये दो दो बार अटैक करने वाले। तो जिस कार्बन पे एक OH जा रहा था उस पे इस बार दो OH जाएंगे, जिस पे एक हेलोजन जा रहा था उस पे दो हेलोजन जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे बनेगा कि एक कार्बन पे तो क्या आ जाएंगे? एक कार्बन पे तो दो हेलोजन आ जाएंगे और एक कार्बन पे क्या आ जाएंगे? दो OH आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि दो हेलोजन स्टेबल नहीं होते, ठीक है, मतलब सॉरी, दो एल्कोहलिक ग्रुप स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते। तो तुरंत ही यहाँ से क्या लीव कर जाएगा? H2 जो है वो आउट हो जाएगा, और H2 आउट होके इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही H2 निकल जाएगा तो CHO बच जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करें, इसका आंसर बताएंगे कि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड और CH है, इसकी रिएक्शन करवाना है HOCl से, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। याद है मैं मार्कोनिकोव रूल ही लगता था, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल OH माइनस कहां अटैक करेगा? OH माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या, जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। तो नेगेटिव हिस्सा ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम है, तो हम कहेंगे कि ये जो नेगेटिव है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि नेगेटिव केवल एक OH माइनस नहीं जाने वाला, कितने OH माइनस जाने वाले? दो OH माइनस जाने वाले, और इस कार्बन पे दो OH होंगे और इस कार्बन पे दो Cl होंगे। लेकिन इस कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होंगे ना, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH की स्टेबिलिटी नहीं होती। तुरंत ही वहां से H2 लीव कर जाएगा, और जैसे ही H2 लीव कर जाएगा उसके बाद में जो बनेगा वो बनेगा कीटोन, C डबल बॉन्ड, क्योंकि इस बार बीच वाले कार्बन पे दो एल्कोहलिक ग्रुप आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा C डबल बॉन्ड O देन CHCl2, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन में अगर हम देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, अगर हम एल्काइन का ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीकरण अगर करें,
तो यार मैंने आपको 5 मेथड बता रखे हैं। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस भी दो तरह से होता है, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। उसके बाद में था फोर्थ कॉन्सेंट्रेट KMnO4, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। उसके बाद में जो था वो था K2Cr2 और सोडियम इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। और उसके बाद में जो था नंबर 3 पॉइंट पे वो था कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है ना। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 ये क्या होता था, इसको हम बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन मतलब अड़ोसी पड़ोसी कार्बनों पे एडजेसेंट कार्बनों पे OH ग्रुप कनेक्ट करता है, उसको हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। इवन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और यहाँ पे जो परेसिड था वो तीनों के तीनों बेयर्स रिएजेंट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और परेसिड, ये तीनों रिएजेंट क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन का काम करते हैं। मतलब अगर बगल वाले कार्बनों पे एक OH ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन में सबसे पहले ओजोनोलाइसिस देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ओजोनोलाइसिस। मैं एक सवाल के जरिए ही आपको ये सारे फंडे क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, आप देखें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और C सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसकी रिएक्शन आ गई, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन क्या होगी HBr से, बोलो भाई CCl4 की प्रेजेंस, तो किसी एक कार्बन पे 2 Br आने वाले हैं और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आने वाले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा CH3C। इस कार्बन पे मानो कि 2 Br आए और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आए और फाइनली यहाँ CH3 है ना सर। क्या हो अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HgSO4 से करो, डाइल्यूट HgSO4 से अगर इसकी रिएक्शन की जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एक कार्बन पे 2 OH आएगा और एक कार्बन पे 2 H आएगा, ये H2 का एडिशन करने की रिएक्शन है। और मानो कि इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप आए हैं तो यहां से H2 निकल के ये C डबल बॉन्ड O बना लेगा, कीटोनिक ग्रुप बना लेगा। तो अल्टीमेट जो आंसर आना है वो आना है CH3 देन C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। नेक्स्ट आप देखोगे कि अगर इसकी रिएक्शन हम OMDM वाले रिएजेंट से करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका रिएजेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। एग्जाम में आपको OMDM मिले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस रहेगा कि वो आपको पूरा रिएजेंट लिख के दे, ठीक है ना। रिएजेंट क्या होता है, पहला रिएजेंट क्या होता है मर्क्यूरेशन का HgOAc2NTH है। सेकंड जो डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट होता है वो क्या होता है NaBH4 के साथ में H3O+। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे भी वही होगा, एक कार्बन में 2 OH आने वाले, एक पे 2 H आने वाले। अच्छा, इसमें चाहे मार्कोनिकोव रूल लगाओ चाहे एंटी मार्कोनिकोव लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल कार्बन है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप मार्कोनिकोव से एडिशन कर रहे हैं या एंटी मार्कोनिकोव से एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें वो आपको प्रेक्षित नहीं होगा कि मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। मींस आप प्रोडक्ट्स को देख करके ये बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ अगर आपको रिएजेंट छुपा लिया जाए तो, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल भी बनाए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन या कौन सा एल्काइन मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव के नियम को प्रेक्षित नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह के आंसर भी होते हैं। मतलब इस तरह का सवाल दिया जाए तो आप देख लें कि जिसमें आप मार्कोनिकोव लगाओ या एंटी मार्कोनिकोव लगाओ, दोनों केसेस में प्रोडक्ट अगर आइडेंटिकल मिले तो उस केस में हम कहते हैं कि वहां वो जो नियम है वो प्रेक्षित नहीं होता, मतलब प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है। चलो भाई, तो OMDM में भी क्या सेम प्रोडक्ट मिलने वाले, एक पे 2 OH आने वाले, एक पे 2 H आने वाले। OMDM ही क्यों, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कर दोगे ना तो भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा भाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा के भी क्या अपन को फायदा मिल जाएगा, कोई नया प्रोडक्ट तो मिलने वाला है नहीं। तो मैं वही लिख दूं, डैश कर दूं। नेक्स्ट आप देखें, अगर इसकी रिएक्शन आपने Cl2 से करवाया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों कार्बनों पे एक Cl आएगा या 2 Cl आएगा, 2 Cl आएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन 2 बार चलती है। तो यहाँ पे मिलेगा CH3 देन CCl2, यहाँ पे CCl2 और CH3।
और क्या हो कि इसकी रिएक्शन अगर आपने HOCl से करा तो आपको तो पता है OH माइनस है और Cl प्लस है, तो OH माइनस, अच्छा किसी भी कार्बन पे भेज दो, लेकिन ध्यान ये रखना कि एक कार्बन पे एक OH नहीं जाने वाला, एक ही कार्बन पे दो OH जाने वाले। तो हम कहेंगे कि मानो इस कार्बन पे दो OH गए और इस कार्बन पे दो Cl गए हैं, तो इस पे अगर दो OH गए हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, वो तुरंत ही H2 को लीव करके कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O देन CCl2 देन CH3। अब बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। याद करो ओजोनोलाइसिस अगर आप O3Zl के साथ में करते हो या फिर O3 डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ में करते हो, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था कि दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मैंने इसके दो सवाल भी आपको करवाए हैं पहले। और अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से करें, O3H2O से करें या फिर O3H2O2 से करें, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बनों को COH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे दो मोल बन जाएंगे, वो लोग इसके CH3 और COOH, यानी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, उस कार्बन को COH में कन्वर्ट कर दो, इधर वाले को भी COH में कन्वर्ट कर दो। और अगर इसकी रिएक्शन हॉट बेयर्स रिएजेंट से करें, पहले हॉट कॉन्सेंट्रेट K2Cr2O से भी, पहले मैं से प्लीज अलाउ मी। एक तो आप इसमें करें कि K2Cr2O से भी इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O से भी इन एसिडिक मीडियम, या फिर आप इसकी रिएक्शन करें हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4, एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो और बेसिक मीडियम में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे याद करो ये जो प्रोडक्ट बनाता था hot concentrate KMnO4 in acidic medium or basic medium and K2Cr2O7 in acidic medium, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बिल्कुल वही होता था जो कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट होता था, यानी इसमें बिल्कुल सेम प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। दो मोल किसके मिल जाएंगे, CH3 COOH के मिल जाएंगे, एसिडिक एसिड के मिल जाएंगे। और अगर इसकी रिएक्शन हमने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से किया, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। इस रिएजेंट को हमने नाम भी दे रखा है, बोलो क्या नाम दे रखा है हमने इसका हमने नाम दे रखा है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बनों पे एक OH लगाने वाला है। लेकिन आप मुझे बताएं एल्कीन के केस में एक OH आता था, तो एल्काइन के केस में कितने दो OH आएंगे, दो OH आएंगे। लेकिन आप जरा बताओ इस कार्बन पे 2 OH, इस कार्बन पे 2 OH, स्टेबल है क्या, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो तुरंत ही यहां से H2 निकल के डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहां से भी H2 निकल के डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, तो इसका आंसर होगा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O और CH, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? तो अभी तक आपने पढ़ा बेयर्स रिएजेंट तक हम आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर उसमें टेट्राऑक्साइड बचा है और एक पेरिसिड बचा है, ठीक है। तो अगर एल्काइन की रिएक्शन आप देखें कि अगर कोई एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन अगर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से करें, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से, तो इसकी कोई रिपोर्टेड रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। अभी तक लिटरेचर में इसका कोई रिपोर्टेड रिएक्शन नहीं है, नॉट रिपोर्टेड, कंफर्मेशन नहीं है मतलब इस रिएक्शन का। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन किसी पेरिसिड से करें ना, तो ये कंफर्म है कि ये कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। ध्यान रखना कि एल्काइन कभी भी पेरिसिड से रिएक्शन नहीं करता। एल्काइन की रिएक्शन कभी पेरिसिड से दी हो तो वो रिएक्शन कभी नहीं होनी, चाहे वो नॉन टर्मिनल हो चाहे वो टर्मिनल हो, कुछ भी कैसा भी एल्काइन हो। क्यों नहीं होता उसका भी रीजन है।
देखो कि अगर जो एल्काइन होता है ना, अगर वो परेसिड से रिएक्शन करता भी है ना, तो सबसे पहले वो इपॉक्साइड बनाता है। क्या मैंने आपको बताया था कि वो एक इपॉक्साइड में कन्वर्ट होता है, और जैसे ही ये इपॉक्साइड बनता है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ के जैसे ही इपॉक्साइड बनता है, तो ये इपॉक्साइड का बनना पॉसिबल नहीं है। ये बनना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये कभी नहीं बनता। ठीक है, क्यों नहीं बनता, क्यों ये हाईली अनस्टेबल है, उसका रीजन आप सुने। क्योंकि ये जो सिचुएशन यहां बनी है ना, इट इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होने की वजह से, और मैंने आपको ये बता रखा है कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो दुनिया के सबसे अनस्टेबल कंपाउंड्स में से एक होता है। सबसे गरीब आदमी होता है जिनके पास में कोई स्टेबिलिटी का चांस नहीं रहता। और मैंने तो आपको बता रखा है जीओसी में कि रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। बड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस पे बनाएं तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जनरली अगर आपसे कहा जाए कि एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। ठीक है, क्यों ये एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए आप जीओसी में जाएं, एरोमेटिसिटी का टॉपिक पढ़ें और वहां से पढ़ के आप इस सवाल को कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लू देना चाहूंगा एरोमेटिसिटी के लिए। 3 कंडीशंस आपने पढ़ा था। पहला साइक्लिंग होना चाहिए, सेकंड कंडीशन डीलोकलाइजेशन होना चाहिए कंप्लीट साइक्लिक रिंग में, यानी sp या sp2 होने चाहिए सभी एटम्स, रिंग वाले एटम्स, और थर्ड रोल था हकल्स। ठीक है, जो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाता है वो एरोमेटिक होता है। जो पहली कंडीशन फॉलो कर गया, दूसरी फॉलो कर गया, तीसरी फॉलो नहीं किया, वो एंटी एरोमेटिक होता है। यानी जिसमें हकल्स लॉ काम नहीं करता है वो एंटी एरोमेटिक होता था, और जिसमें पहली दूसरी फेल हो गई, पहली लग गई तो दूसरी फेल हो गई, या पहली फेल हो गई तो उसको हम बोलते थे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आप जरा देखें कि इसमें साइक्लिक रिंग तो बनी है, ठीक है, सभी का हाइड्रोजन sp2 भी है, लेकिन इसमें केवल 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइजेशन में, रेजोनेंस में है। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड और एक लॉन्ग, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें n का जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखोगे तो n इज इक्वल टू 1/2 आएगा, और n इज इक्वल टू 1/2 जब आता है तो हम कहते हैं कि ये हकल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होती है। तो एल्काइन की रिएक्शन कभी भी आपको परेसिड से दी जाए तो ध्यान रखें कोई रिएक्शन नहीं होनी है, नो रिएक्शन का आंसर आपको टिक करना है। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की कोई रिपोर्टेड रिएक्शन नहीं है, मतलब इसका कोई कंफर्म नहीं है, तो हम इस ज्यादा बात नहीं करेंगे उस पे। और कोल्ड डाइल्यूट जो एल्कलाइन KMnO4 होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है, ये रिपोर्टेड रिएक्शन है कि ये एल्काइन के साथ में हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब जरा देखें कि एक दो एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर हम कहें कि CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन आपसे कहा जाए कि HgOAC2 NaBH4, ठीक है, और NaBH4 के साथ में H3O+, इसके साथ में इसका प्रोडक्ट बनाओ। एक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसी रिएक्शन आपसे कहा जाए कि B2H6 NaCl और H2O2OH- इसकी रिएक्शन कराओगे। एक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि B2B6 THF H2O2OH- इसकी रिएक्शन कराओ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन B2H6 या BH3 भी हो सकता है इन THF और D2O2 then OD-। एक सवाल और ले लेता हूं, जगह बची है अभी, नहीं बची ना, कोई बात नहीं, आप मेंटेन करें ना। B2D6 THF और इसी का रिएजेंट एक और लिख रहा हूं कि D2O2 then OD-। ठीक, इनके आंसर्स बताओ भाई। आप अपनी सुपर पावर का यूज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। करो भाई, कर लिया आपने? चलो इधर देखो, आपने काम किया करो, आप ना जब भी लेक्चर को पढ़ने के लिए बैठो ना तो आप पानी की बोतल साथ रखा करो।
ठीक है ना, जिससे क्या होता है आप अपने आप को बहाना नहीं दे सकते, पानी पीने जा रहा था, 5 मिनट जा रहा था, 1 मिनट तो लगेगी, तो इस चक्कर से आप बच सकते हैं। इन सभी मतलब जो इधर उधर की चीजें होती है इनसे बचा जा सकता है। और पानी पीते रहना चाहिए मैं कहता हूँ। और अभी वैसे ही कोरोना का जो चल रहा है ये महामारी, तो इस चक्कर में तो मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा कि आप जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज्यादा पानी पिए, ठीक है ना। ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, पता चले आपने फ्रिज से निकाल के, फ्रिज से बोतल ना निकाले, अगर मटकी घर पे हो तो उसका पानी आप जरूर पिए, ठीक है, या उसको मिक्स करके पी ली। ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, मतलब क्योंकि एहसास बड़ा अच्छा होता है ठंडा पानी पीने में भी, लेकिन अभी ये आपकी सेहत के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा ध्यान रखें। और जितना ज्यादा हो सके आप कुछ साथ में खाते भी रहे वीडियो देखते देखते, ठीक है ना, जिससे आपका पेट पूजा भी होता रहे और पढ़ाई में मन लगा रहे। वैसे ऐसा मत करना, मजाक की बात थी। चलो, तो एल्कीन की रिएक्शन अगर OMDM वाले रिएजेंट से करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, पानी पीने वाली बात सही थी, मजाक केवल खाना वाला था ना, तो ध्यान रखना। चलो, तो एल्कीन की रिएक्शन आपने OMDM से किया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन से किया, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन जो होता है वो मतलब फ्रीली कार्बोकैटाइन नहीं बनता है। मर्क्यूरियम, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन यहाँ एज इंटरमीडिएट काम करता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। वो सारे हम लोगों ने स्लोगन्स लिख रखे हैं इसके। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो क्या होगा साहब, इस कार्बन पे मार्कोनिकोव के हिसाब से OH आएगा और इस कार्बन पे H आएगा, तो हम कहेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH then OH और CH3, इट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, B2H6 and THF H2O2 then OH माइनस, तो B2H6 THF H2O2 H माइनस, इसमें क्या बनेगा साहब, याद करो इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, और एंटी मार्कोनिकोव रूल की वजह से इस वाली रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है ना। और याद करो कि बोरॉन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है ना, इससे तो H+ निकल जाता है और H2O2 OH माइनस, H2O2 से निकलता था OH माइनस। लास्ट में जो 3 बोरॉन की जो तीनों हाइड्रोजन होते थे, वो जब तीनों रिएक्शन पार्टिसिपेट कर लेते थे, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में हम इनका H2O2 H माइनस से ऑक्सीडेशन करते थे, और फिर वहां पे बोरोन को हटा के OH ग्रुप कनेक्ट होता है, ठीक है। तो H2O2 से हमें OH मिलता है और BH3 या B2H6 से हमें H+ मिलता है, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल है, तो OH माइनस जो H2O2 से मिला है, OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है, तो OH तो यहाँ पे जाएगा, और जो H है वो जो B2H6 से मिला है या BH3 से मिला है वो यहाँ है। तो फाइनली हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 then CH2 और CH2OH। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें इसमें क्या प्रोडक्ट है, तो देखो इसमें B6 से यानी BD3 से तो आपको D+ मिलने वाला है और H2O2 से OH माइनस मिलने वाला है, तो OH माइनस तो इस कार्बन पे जाएगा और D+ बीच वाले कार्बन पे आएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बनेगा CH3 CH, यहाँ पे क्या आया साहब, D आया है और यहाँ पे आया है CH2 और OH। इसमें देखें B2H6 से यानी BH3 से तो H+ मिलने वाला है जो कि यहाँ आएगा, और D2O2 से OD माइनस मिलने वाला है, और ये OD माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। तो OD माइनस जो है वो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे जाएगा और यहाँ पे H आएगा, तो इसका आंसर होगा CH3 CH2 और OD। क्लियर? लेकिन लास्ट वाले में देखिए इधर से भी D+ निकलने वाला है और इधर से भी OD माइनस निकलने वाला है, तो दोनों तरफ की एक तरफ D जाएगा, एक तरफ D आएगा और एक तरफ क्या आएगा OD माइनस। तो इस तरह से एल्काइड की जो कुछ रिएक्शंस थी वो हमने कंप्लीट करके एक मैंने क्वेश्चन भी अच्छा सा करवा दिया। अब हम नेक्स्ट स्लोगन में या नेक्स्ट जो स्लाइड हम ले रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि जो डाइईन होता है, कॉन्जुगेटेड डाइईन जो होता है, उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है, कैसे उनकी रिएक्शंस आपको प्रोडक्ट उनके बनाने हैं। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।